Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वीना और आप देखें मेरे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं दो मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करूंगी। एक इस दौर हुकूमत की हालिया कारकर्दगी के ऊपर जो एक माह में रही। दूसरा मैं बात करूंगी इस हुकूमत के ऐसे इनिशिएटिव्स के ऊपर जो अगेंस्ट द लॉ और अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन रहे। और जिस तरह आपने फुटेजेस भी देखी किस तरीके से पीटीआई के कारकुनान, एक्टिविस्ट और आम लोगों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और किस तरीके से कानून का गलत इस्तेमाल किया गया, उसकी इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं की गई और इन्हीं लोगों के ऊपर इन्हीं का जो कानून है उसको गलत मुस्तरद करने की कोशिश की गई। ये तमाम तर जो गुफ्तगू है वो ज़ेर बहस होगी आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं प्रिसाइजली बात करूंगी हुकूमत की अब तक की परफॉर्मेंस के बारे में। ये वो हुकूमत है जो पाकिस्तान पर एक बार नहीं कई बार हुकूमत करती रही और पिछले दौर हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर नाअहल और बहुत इस किस्म के जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए और उनको बिल्कुल ही इनकॉम्पिटेंट करार दिया। और अब इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं। पेट्रोल की प्राइसेस के साथ साथ हम देख रहे हैं डीजल की प्राइसेस बढ़ गई हैं। यहाँ तक कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है और बहुत बड़ी और भारी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। दालों की कीमतें देख लें, चिकन की कीमत देख लें, मटन और बीफ की कीमत देख लें, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वायलेशन खुले आम होती रही। वो तो इस हुकूमत में नहीं हम देख रहे थे, वो तो पहले से पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं कि 94 रुपीज़ का एक रेट दिया है दूध के लिए, लेकिन वो उससे ज़्यादा एक्सीड करता जा रहा है। लेकिन अब उसकी भी प्राइसेस और मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। लेकिन हर एक चीज़, चाहे घी है, तेल है, चीनी है, हर चीज़ की जो प्राइसेस है वो बहुत ऊपर जाती जा रही हैं। अब इस माहौल में आखिर एक एक गुर्बत में रहने वाला शख्स कैसे सरवाइव करेगा, नंबर वन। और इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि 30 से 35 रुपए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होना ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसको जस्टिफाई किया जा रहा है ये बोल के कि खान साहब की हुकूमत में बढ़ना था, उन्होंने नहीं बढ़ाया इसलिए हमने बढ़ा दिया। तो मतलब आपको ये बात करते हुए मुझे नहीं समझ आ रहा है कि आप ये बात कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ये आप क्या अपने ही गले में तोक डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यानी एक बंदा उसने प्राइसेस को कंट्रोल करके रखा कि आवाम को रिलीफ मिले, तो उस वक्त आपने उसको गालियां दी और अब आप ये कह रहे हैं ये भी उसकी गलती थी कि उसने क्यों आवाम को रिलीफ दिया। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कहना क्या चाह रहे हैं इस स्टांस के ऊपर हुकूमत। अब दूसरी हम परफॉर्मेंस देखते हैं कि एक माह के अंदर अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो हम देख ही रहे हैं, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी हम बदतरीन देख रहे हैं, रुपी डेप्रिसिएशन देख रहे हैं, डॉलर कहाँ जा रहा है, 122 रुपए तक पहुंच गया, फिर वापस 20 तक आ गया, फिर ऊपर जा रहा है। मतलब ये कि क्या हो रहा है, ये समझ से बाहर है कि डॉलर कहाँ था और कहाँ आ गया। उस वक्त 3 साल में इतनी प्राइस बढ़ी डॉलर की, पाकिस्तान की इंटर मार्केट प्राइस, पाकिस्तान की प्राइस से इंटर मार्केट में जब हम देखते हैं। लेकिन अब जब इतना ऊपर चला गया डॉलर की इतनी ऊंची उड़ान, अब जो है इस पर भी कोई फोकस नहीं हो रहा। इसके अलावा दूसरा दूसरा तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का मामला है। तीसरा जो प्रॉब्लम हम देख रहे हैं इस हुकूमत में वो है सिक्योरिटी के मामला, सेफ्टी और सिक्योरिटी सिटीजन्स की, साथ ही साथ जो फॉरेनर्स हैं उनकी बिल्कुल चैलेंज हो सकती है। और अजीब सी सिचुएशन है, एक माह के अंदर अंदर सिर्फ कराची में 3 धमाके हुए जिसमें पाकिस्तानी और चाइनीज दोनों की अमवात हुई, जिसमें जख्मी हुए लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। और लोकेशंस ऐसी रहीं, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कराची यूनिवर्सिटी और 2 धमाके जो कि हुए सदर के इलाके में एक बिजनेस हब। अब इस सिनेरियो में हमने देखा बीएलए भी एक्टिव दिखाई दी, सिंधु देश भी एक्टिव दिखाई दी। यानी ये इस हुकूमत की कारकर्दगी है। इंटीरियर मिनिस्ट्री के ऊपर सवालिया निशान, सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर सवालिया निशान, पुलिस फोर्सेस के ऊपर सवालिया निशान, इटसेल्फ गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स उनके ऊपर सवालिया निशान। ये तमाम का कारकर्दगी अब तक की हम देख रहे हैं इस हुकूमत की एक माह में, जो ज़बरदस्त कारकर्दगी है।
चाहे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देख लें, कितनी स्टेबिलिटी है इस मुल्क में, चाहे आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देख लें, चाहे आप मज़ीद क्राइसिस देख लें, तो ये सिनेरियो है अब तक का इस हुकूमत का। और ये पिछली हुकूमत को इनकॉम्पिटेंट कहते थे। और अब हम आते हैं इस हुकूमत के फैशिस्ट रजीम के हवाले से बात करते हैं। खान साहब को फॉर नो रीज़न, आई डोंट नो, अगर कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है तो प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें कि खान साहब की कौन सी ऐसी रजीम थी जिसकी वजह से ये उनको फैशिस्ट कहते हैं, या फैशिज्म पर बिलीव करने वाला या उसको प्रैक्टिस करने वाला शख्स कहते हैं। खान साहब ने जब धरना करते रहे पीडीएम की जमातों से लोग, तो ना तो गोलियां बरसाई, ना शेलिंग हुई, और ना ही कोई टीयर गैस देखी हमने, ना इस तरह के मनाजिर टीवी स्क्रीन्स के ऊपर देखे, ना सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे क्लिप्स देखे जहाँ पे जलाओ घिराओ इंतशार आया। अगर केसेस किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर, तो मैं ये कहती हूँ सीपी भी फाइल करनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को। वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस फाइल करें जहाँ पे वो कहें कि ये जो हमारा प्रोटेस्ट था दैट वाज अ फंडामेंटल राइट, या आपको आईन पाकिस्तान ने दिया है कि आप लॉफुल असेंबली कहीं पे भी कर सकते हैं। ये जो बात है 5 या 5 से ज्यादा लोग अनलॉफुल असेंबली करना, इसके ऊपर सेक्शन 144 सीआरपीसी का लागू नहीं हो सकता। ये सिर्फ वो लोग जानते हैं जिन्होंने कानून पढ़ा है या जिनको थोड़ी बहुत कानून की समझ है। अब सीआरपीसी का आप सेक्शन 144 कैसे इम्पोज कर सकते हैं एक लॉफुल असेंबली के लिए, और आप कैसे इसको जो है लोगों के ऊपर लागू कर सकते हैं, लोगों को अरेस्ट करवा सकते हैं कि आपको खबर मिली है यहाँ पे इंस्टिगेशन हो रही है, यहाँ पे लोगों को उकसाया जा रहा है, अनलॉफुल असेंबली हो रही है। लॉफुल असेंबली और प्रोटेस्ट में फ़र्क होता है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, उसके ऊपर डिटेल में मैंने बात की थी। लेकिन अब हम आएंगे, बात करेंगे कि दिल दहला देने वाली तस्वीर और वीडियोस अगर आपने देखी हो, और उसमें मतलब जो उमर अयूब साहब की, जो एक एक्स मिनिस्टर थे पीटीआई के, फॉर्मर मिनिस्टर, और ये अयूब खान के ग्रैंड सन है, और देखें आप कि कैसे उनके ऊपर तशद्दुद किया। सिर्फ और सिर्फ वो पुलिस के पास गए बात करने के लिए, और पुलिस ने उनको इतना बेदर्दी से मारा, मतलब मैं तो फुटेजेस ठीक से देख भी नहीं पाई थी, मेरा तो दिल इतना लरज रहा था, हड्डियां उनकी तोड़ दी, उनको फ्रैक्चर कर दिया, उनके इतने निशानात, बुरे निशानात, मतलब कोई इंसान ऐसे करता है, मतलब एक चूंटी को भी इंसान के पैर के नीचे आ जाए तो इंसान को तकलीफ होती है। इस तरह की फुटेजेस देख के मतलब पता नहीं इंसान नहीं है ये क्या, किस तरह के पुलिस ऑफिसर्स हैं जो अपने लोगों की सिक्योरिटी के लिए लेकिन अपने ही लोगों को मार रहे हैं, वो क्रिमिनल्स नहीं थे। तो अब इस तरीके का इनिशिएटिव जो सामने आया, फिर आपने रात के 2 बजे देखा कि मतलब इकबाल साहब की घर की प्रेस्टीज का भी ख्याल नहीं किया गया, किस तरीके से जस्टिस नासरा इकबाल उनके घर पर रेड हुई। मतलब ये कितनी शर्मनाक बात है। ये वो लोग हैं जो कुछ लोग, जिनके कुछ बच्चे और जिनके ग्रैंड सन्स हमारे पास मौजूद हैं, जिनका पाकिस्तान के लिए जिनकी कंट्रीब्यूशंस रही, जो पाकिस्तान को बनाने में जिन्होंने अपना अहम किरदार अदा किया, उनके घर को नहीं बख्शा। फिर इसके अलावा हम आते हैं, बात करते हैं कि एक और कृष्ण शर्मा थरपारकर पे होते हैं, पीटीआई के जो है वो सियासतदान हैं, और साथ ही साथ वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और वो माइनॉरिटी राइट्स के लिए काम करते हैं। उनको कैसे अरेस्ट किया गया मैं आपको बताती हूँ। कृष्ण शर्मा, जो कि मैं अब जरा आपको ऑर्डर भी पढ़ के सुना देती हूँ। 25 को जब ये ऑर्डर निकला उसमें मेंशन था कि कृष्ण शर्मा ऑफ डिस्ट्रिक्ट थरपारकर मिठी इज फाउंड टू इंस्टिगेटिंग पब्लिक टू क्रिएट अनरेस्ट एंड ब्रीच ऑफ पीस एंड पब्लिक ऑर्डर बाय एक्सप्लॉइटिंग सेंटिमेंट्स ऑफ जनरल पब्लिक फॉर selfish interest. He is also found planning unlawful assembly despite imposition of section 144 CRPC. This man is a threat. मतलब this is so stupid. एक शख्स जो कि इतना हम्बल है, जो जिसकी बात करने का तरीका ही अगर आप देख लें कि वो किस तरीके से बात करते हैं, उनका मिजाज क्या है, और वो थरपारकर में क्या वो अनलॉफुल असेंबली कर लेंगे, क्या वो किसी इकोनॉमिक हब के बाहर खड़े होकर जलाओ घिराव करने के लगे थे, वो क्या करने लगे थे। वो लोगों को अगर लोगों से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, अगर वो उनको उनका फंडामेंटल राइट बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पे आप इस तरह की उनके ऊपर फेक ऑर्डर्स निकाल देंगे। गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो होम मिनिस्ट्री से उनकी ऑर्डर रिलीज होता है, और इसमें कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट को काफ़ी ग्राउंड्स मिल गए हैं और ये थ्रेट है शख्स, आप कृष्ण शर्मा को जो है अरेस्ट करें और इनको 30 डेज के लिए डिटेन करें। मतलब ये किस कदर शर्मनाक बात है कि आप एक शख्स जो कि एक माइनॉरिटी राइट एक्टिविस्ट है, एक पॉलिटिशियन है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका ताल्लुक पीटीआई से है, तो आपने उसको 25 मई को उठवा देना है और 30 दिन के लिए आपने उसको डिटेन कर देना है।
फिर बहरहाल एक सीपी फाइल होती है कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन, जो कि एक क्विकेस्ट रेमेडी होती है कानून में। तो फिर उससे ये होता है कि आपको जब उसका ऑर्डर आया, इस ऑर्डर के बाद कोर्ट की तरफ से जो सामने डिसीजन आया तो उसमें लेटर भेजा गया, और आगे इस फर्दर लेटर को जब भेजा गया तो इसमें मेंशन हुआ कि किस तरीके से आपने जो है इन सब लोगों को रिलीज करना है। और आईजी पुलिस को भी ये लेटर गया, और इसमें जो एक्टिविस्ट थे बाकी 16 उनको भी रिलीज करने की बात हुई। ये जजमेंट में सीपी का जो जजमेंट था कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन सुप्रीम कोर्ट का, सीपी नंबर 19 का, फिर उसमें इनको रिलीज किया गया बाद में। और ये सिचुएशन थी। फिर उमर अयूब की हमने बात की तो बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन उनके साथ क्या हुआ। फिर आफ्ताब जहांगीर के घर पे भी रेड हुई, उनके ड्राइवर को अरेस्ट किया, उनके नेफ्यू को अरेस्ट किया। फिर उसके बाद एक पूरी नाइट ऑफ टेरर हमने पंजाब में देखी। अरसलान ताज के ऊपर 7 FIRs हो गई, जो कि PTI के MPA हैं। मतलब ये सिनेरियो है, ये सिचुएशन है इस मुल्क में। समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, मुल्क किस तरफ जा रहा है, ये खलफशार क्या है, और ये कैसे जो है मुल्क पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ आएगा। एक बदतरीन सिचुएशन है। तो मैं एक सवाल जाते जाते आप सबके लिए छोड़कर जा रही हूँ, उस पर ज़रूर सोचिएगा कि प्रोटेस्ट और अनलॉफुल असेंबली में क्या फ़र्क होता है या नहीं। कानून पढ़ लीजिएगा, और सेक्शन 144 CRPC का मेरी पिछली वीडियो में भी मेंशन है कि वो क्या होता है और कब लगाया जा सकता है, किन ग्राउंड्स के ऊपर लगाया जा सकता है, क्या ये लगाया जा सकता था, क्या ये जायज़ लगाया नहीं लगाया, इसके ऊपर भी सोचिएगा। साथ ही साथ इस पर भी सोचिएगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जब PDM ये तमाम जमातों का मजमुआ इकट्ठा होता था, हर दूसरे दिन कहता था कि हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, आप हुकूमत से रिज़ाइन कर दें, और पता नहीं कहाँ कहाँ आप पूरे मुल्क में भटकते रहे। वो अलग बात थी कि अवाम इनके साथ नहीं थी, लेकिन एक छोटा सा क्राउड पोल इन होता था जो अपने ही लोग होते थे इनके। उसके बाद ज़ाहिर हुकूमत के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता था, हुकूमत कोई इनके साथ हुकूमत ने कोई फैशिस्ट इनिशिएटिव नहीं लिया, कोई इनके ऊपर गोलियां नहीं बरसाई, शेलिंग नहीं की। ये तमाम जो सिचुएशन नहीं थी, वो सुकून से अपना करते रहे। जो भी फ्लॉप उनके जलसे थे, जुलूस थे, मार्च थे, वो होता रहा। फिर उनके हाथ लग गया एक मौका, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, सो कॉल्ड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और उसके पीछे सारी कहानी भी आप लोग जानते हैं। और फिर इन्होंने तख्ता-ए-दार उलट दिया खान साहब की हुकूमत का। एक और जो चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करती चलूँगी वो यही है कि हम सब इस वक्त दुआ करें मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, और हम सब सोचें, हम अपने बायसेस से निकलें बाहर, और सिर्फ मुल्क के इंटरेस्ट का सोचें इस वक्त कि आखिर मुल्क जो है वो कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। सिर्फ हम ये ना सोचें कि हम किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं और हमें उनकी सपोर्ट करनी है फॉर नो रीज़न। अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी का मामला गलत है, वो गलत तरीके से पेश आ रही है, तो आपको उसके ऊपर इस तरह खामोश नहीं रहना चाहिए। तो एक और बात मैं जाते जाते कहूँगी वो ये है कि खान साहब के लिए बहुत सारे लोग, उन्हीं की पार्टी से बहुत सारे लोग नाराज़ हैं, शदीद नाराज़ है कि क्यों उठ गया आप, पूरा पाकिस्तान आपके लिए आ गया। जो कि ये कह रहे हैं कि लोग थे ही नहीं। अगर लोग थे ही नहीं तो फिर हवा में बरसा रहे थे आप लोग ये गोलियां और ये शेलिंग, इतना जुल्म आप लोग हवा में कर रहे थे। शर्म तो आपको उस वक्त आई नहीं, एहसास तो आप में हुआ नहीं, लेकिन उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि लोग नहीं थे। तो इतने लोग आए, इतनी तकलीफ से आए, 8 लोगों की जान भी गई, और खान साहब जो है कुछ लोगों के पास गए भी। उम्मीद करते हैं कि सारे लोगों के पास खान साहब जा सकें, और उनकी PTI जो है उनको सपोर्ट करने की कोशिश करें फ्यूचर में, उनकी फैमिलीज़ को। तो यहाँ पे जो ये मामला है कि उठ गए, नहीं उठना चाहिए था, तो यहाँ पे खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाजे कर दिया है कि अगर वो नहीं उठते तो मजीद खून खराबा होता। इस बात के बारे में बहुत सारे लोग अनऑफिशियली कह रहे थे, लेकिन खान साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ को क्लियर कर दिया। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू ऑल। ये जो ऊपर गए ना तब मारने लगे थे। ये किसको पकड़ा? ये फौजी को अब पकड़ा था, ये जो भागते हुए गए ना। बाड़ा भी था क्या? सुनान ऐसे किया था, कुछ नहीं किया था, उनको बस शक हो गया कि ये आफ्ताब भाई का घर का लड़का है। फौजी है, अच्छा दे रहा। इसके साथ उतरा कौन था? सबसे पहले मेरा नाम कृष्ण शर्मा है और मैं बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। इसके साथ मैं 30 साल, गुज़श्ता 30 साल से
मैं पूरे मुल्क में पाकिस्तान में रहने वाली मजहबी अक़लियतों के हकूक़ के लिए काम करता हूँ, जिसके लिए मैं लॉबिंग करता हूँ। कानून साजी में सहूलत का के तौर पे काम करता हूँ पार्लियामेंट के साथ। गुज़िश्ता साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ऐलान पे आज़ादी मार्च की हमने हिमायत की। हम समझते थे कि पाकिस्तान के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद अगर कोई रहनुमा, कोई लीडर जिसने पाकिस्तान को एक विजन दिया है, एक डायरेक्शन दी है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। नतीजे में सिंध में खुसूसी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। उन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया है। मुझ जैसे पुरअमन शहरी जिस पे ज़िंदगी में कभी कोई केस दाखिल नहीं है, कभी मैंने किसी